नमस्कार साथियों। अंतिम क्लास में हमने आने वाली सहायक अभियोजन अधिकारी असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर एपीओ भर्ती परीक्षा 2024 के बारे में बात की थी कि आरपीएससी संभाव्य फरवरी लास्ट में या मार्च के पहले सप्ताह में इसके लिए विज्ञप्ति जारी कर देगा। विज्ञप्ति गृह विभाग से आरपीएससी के पास पहुंच चुकी है। उसका लीगल परीक्षण किया जा रहा है कि किसी प्रकार की विज्ञप्ति में कमी तो नहीं है, ताकि आने वाले समय में कोर्ट में भर्ती को चैलेंज नहीं किया जा सके। जैसे ही भर्ती का परीक्षण पूरा हो जाएगा, आपके लिए नोटिफिकेशन आउट कर दिया जाएगा सहायक अभियोजन अधिकारी भर्ती परीक्षा 2024 का। अंतिम कक्षा में मैंने बात की थी कि कब भर्ती आने वाली है, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, एलएलबी जनरल क्वालिफिकेशन। आप वो पूरी क्लास देख सकते हैं कि क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, किस प्रकार की चीज़ें होंगी, वो सारी मैंने अंतिम क्लास में बता दिया था। मैं उसका वीडियो का लिंक इस वीडियो के साथ शेयर कर दूंगा, ताकि किसी ने नहीं देखा हो तो पहली वाली क्लास लेने के बाद ये क्लास लेना। आज मैं बात करूंगा एग्जाम स्ट्रेटजी पर कि कैसे आपको तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या एग्जाम के लिए स्ट्रेटजी अपनानी होगी कि आप इजीली पेपर को क्रैक कर सकें। एक अनाउंसमेंट में मैं आपसे क्लास के अंत में शेयर करूंगा, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, सुनकर जाएं। और साथ में ही बात करूंगा कि अगर कोई नया व्यक्ति है, नया स्टूडेंट है जो इस भर्ती के लिए तैयारी करना चाह रहा है, तो उसके लिए क्या रोड मैप होना चाहिए, उस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले कि हम भर्ती के लिए आगे बढ़ना चाहें, उससे पहले इसका परीक्षा पैटर्न पर बात करते हैं कि क्या परीक्षा पैटर्न रहने वाला है। तो सबसे पहले परीक्षा पैटर्न की बात करें तो विगत क्लास में मैंने बता दिया था कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा कंडक्ट करेंगे। तो एक प्री एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। प्री एग्जामिनेशन से पास होने के बाद आपको मेंस एग्जामिनेशन में आना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि एक प्रारंभिक परीक्षा यहाँ पर आपके आरपीएससी कंडक्ट करेगा। प्रारंभिक परीक्षा में जो लो सब्जेक्ट होंगे उसके 70% भाग लो का आएगा और 30% भाग आपका लैंग्वेज का आएगा। लैंग्वेज होगी हिंदी या इंग्लिश में। तो 70-30 के रेशो में जैसे आप आरजेएस प्री परीक्षा देते हैं, उसी पैटर्न पे आपके एपीओ प्री परीक्षा का पेपर आएगा। उस प्री परीक्षा में जितनी भी सीटें आपके लिए एपीओ की आएगी, ठीक है। मैं आपको सीटें भी बता दूं कि 223 सीटों पर विज्ञप्ति जारी होने वाली है। 222 पद थे, इससे पहले 198 पद थे। फाइनली 223 पद गृह विभाग की तरफ से अभिशंसा करके भेजे गए, तो इतने पदों पर विज्ञप्ति जारी होगी। तो 223 पदों के 15 गुना, लगभग 3500 बच्चे, लगभग आपके 3500 बच्चे मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि अंतिम अंक लाने वाला जितने भी बराबर पे होते हैं कि 100 में से 70 नंबर कट ऑफ हुई, तो 70 नंबर जितने भी बच्चे लेके आए उन सभी को मेंस में बिठाया जाता है। तो ये 3500 की जगह संभाव्य होगा कि आपको 4000 बच्चे पास किए जाएंगे। तो 4000 बच्चे मेंस परीक्षा में बैठेंगे, तो प्रारंभिक परीक्षा में 15 गुना अभ्यर्थी को पास किया जाएगा जो मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होंगे। और प्रारंभिक परीक्षा में जो आप अंक लेके आओगे, वो लास्ट में जो रिजल्ट बनेगा मेंस एग्जाम्स का या आपके सिलेक्शन का जो रिजल्ट बनेगा, उसमें प्रारंभिक परीक्षा के अंक किसी प्रकार से काम के नहीं है। तो प्रारंभिक परीक्षा केवल और केवल एक क्वालिफिकेशन एग्जाम है, और क्वालिफिकेशन से ज़्यादा इसमें किसी प्रकार का हमें लोड नहीं लेना। तो प्रारंभिक परीक्षा केवल क्वालिफिकेशन है, आप पास करने पर ही ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। मुख्य परीक्षा का 400 नंबर का पेपर आने वाला है। 400 नंबर में लो का 300 नंबर का पेपर आएगा, 3 घंटे में आपको करना होगा। और लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश का 200 नंबर का पेपर आएगा, 2 घंटे में आपको कंप्लीट करना होगा। ये मैं अंतिम क्लास में भी आपको बता चुका था। अब फोकस करते हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है। प्री और मेन एग्जाम दोनों का सिलेबस लो का जारी कर दिया। हिंदी इंग्लिश के सिलेबस पे भी मैं आपको चर्चा करूंगा कि आपके पेपर में क्या आने वाला है। लो के सिलेबस की बात करते हैं एपीओ के लिए, तो सबसे पहले आपको आईपीसी देखने को मिलेगी। आईपीसी पुरानी वाली आएगी, 511 सेक्शंस जिसमें आते हैं वो आईपीसी आएगी। 511 सेक्शंस वाली आईपीसी पुरानी ही आएगी, नया सिलेबस नहीं आएगा, ठीक है। सीआरपीसी की बात करें, सीआरपीसी आप सभी जानते हो 484 सेक्शन सीआरपीसी में आते हैं। अभी जेएलओ परीक्षा के लिए आप सबने तैयारी कर रखी है, आप अच्छी तरह से इससे परिचित हो। एविडेंस एक्ट
167 काफ़ी छोटा और काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्ट है, तो 167 सेक्शन में आता है। इन तीनों की संभाव्यता तुलना करो तो ये मेजर एक्ट्स में गिने जाते हैं। इसके अलावा सारे माइनर एक्ट हैं। जैसे आप जेजे एक्ट की बात करो, बच्चों से संबंधित प्रक्रिया कि कोई बच्चा अपराध में संलिप्त पाया जाता है या बच्चे के संबंध में अपराध किया जाता है तो जेजे एक्ट को फॉलो अप किया जाता है। 112 सेक्शंस जेजे एक्ट के अंदर आते हैं। पीओ एक्ट की बात करें तो 20 सेक्शंस पीओ एक्ट में आते हैं, काफ़ी छोटा एक्ट है। आर्म्स एक्ट की बात करें 46 सेक्शंस इसमें आते हैं। आबकारी अधिनियम की बात करें तो 74 सेक्शंस इसके अंदर कवर होते हैं। पीओ एक्ट की बात करें, पोक्सो एक्ट की बात करें जो महिलाओं के साथ लैंगिक अपराध से संबंधित एक्ट है, तो 46 सेक्शन इसमें आते हैं। ठीक है, 46 सेक्शंस इसके अंदर आते हैं। एफटीएससी एक्ट की बात करें तो 23 सेक्शन, या हाँ 23 सेक्शन इसके अंदर आते हैं एफटीएससी एक्ट के अंदर। सार्वजनिक परीक्षा, इसमें मात्र 8 सेक्शन है 1992 वाले में, और अभी नया बनाया राजस्थान में जो पेपर लीक की घटनाएं हो रही थी उस पर रोकथाम लगाने के लिए नए वाले में मेरे हिसाब से इसमें 20 सेक्शंस हैं। तो ये माइनर एक्ट हैं, 3 मेजर एक्ट के अलावा इन माइनर एक्टों को मिलाकर आपका पेपर बनेगा प्री का और मेंस का। तो 3 मेजर और बाकी माइनर कंपेयर करो तो जेएलओ का सिलेबस जो जितना था वो इक्वल है किसके, एपीओ के सिलेबस के। कैसे आप कहोगे, वहाँ 4-5 मेजर एक्ट थे, यहाँ पर 11 मेजर एक्ट थे, अंतर कुछ भी नहीं है, वहाँ सारे मेजर एक्ट थे। आप इसको आईपीसी को सीपीसी से तुलना कर सकते हैं कि आईपीसी सीपीसी दोनों का लेंथ बराबर है, दोनों मेजर एक्ट है। ठीक है, वहाँ भी सीपीसी में बात करो तो 157-58 धाराओं के बाद आपको 51 ऑर्डर पढ़ने पड़ते थे, काफ़ी लेंथी और काफ़ी। आईपीसी में भी सेम है। आईपीसी टेक्निकल सब्जेक्ट है, प्रॉब्लम बना के आते हैं आईपीसी के क्वेश्चन, कंसेप्ट पर आईपीसी की तैयारी करनी है। मोस्टली एपीओ का पेपर आईपीसी बेस्ड ही पेपर होता है कि जितना भी एपीओ में आएगा मैक्सिमम आईपीसी वाला पोर्शन कवर करना पड़ेगा। तो सीपीसी के इक्वल है सीआरपीसी, वहाँ भी आती थी। ठीक है, आई एविडेंस वहाँ भी आता था। पर ये सारे बेयर एक्ट मिला के आप टोटल करके देखोगे तो 112, 20, 132, 46, 74 जोड़ने के बाद 46, 23, 8 और 20 टोटल मिला के मेरे हिसाब से 350 धाराओं के आसपास होगा। 350 धाराओं को आप तुलना करके देखेंगे तो संविधान के जो 395 आर्टिकल जो संविधान इसका भाग नहीं है उसके उससे भी कम है। तो आप संविधान को इन सभी माइनर एक्ट से रिप्लेस करोगे तो इक्वल लगेगा कि जेलों के इक्वल ही ये परीक्षा है। फर्क बहुत साफ सुथरा इतना है कि जेएलओ केवल ऑब्जेक्टिव एग्जाम था, 4 सेक्शंस में बटा हुआ था, 50-50 नंबर के 4 अलग पेपर हुए थे, और एक ही पेपर के अंदर से 200-150 क्वेश्चन आते थे, तो उसकी पेपर की गहराई बहुत होती थी। यहाँ एपीओ एग्जाम में ये फर्क है कि आपको 2 लेयर से गुजरना पड़ रहा है। प्री एग्जाम पास करो, मेंस एग्जाम पास करो, उसके बाद मेंस एग्जाम के जो 400 नंबर होंगे उसमें से आपकी कट ऑफ डिसाइड होगी। यहाँ मेंस एग्जाम बहुत पेचीदा होने वाला है क्योंकि 3 घंटे के अंदर 300 नंबर के पेपर अटेंड करने में आपको बहुत परेशानी फेस करनी पड़ेगी। तो ये लॉ के सिलेबस पे मैंने आपको फोकस करवाया कि ये हमारा सिलेबस है, इस रोड से हमें गुजरना है और सफलता तक जाना है। 11 मेजर एक्ट है, प्री में भी यही आएंगे और मेंस के अंदर भी यही आएंगे। लॉ का सिलेबस केवल और केवल इतना है। अब बात करते हैं हिंदी इंग्लिश के सिलेबस पे। आपके मन में एक सिंपल क्वेश्चन होगा कि हिंदी इंग्लिश का सिलेबस तो अभी तक जारी नहीं हुआ, आप किस बेस पर ये बात कर रहे हो। तो जिन्होंने अंतिम कक्षा देखी उनको अच्छी तरह से मैंने क्लियर किया है कि 2006 से पहले भी जेएलओ के अंदर मेंस एग्जाम होते थे। 2006 से लेके 2024 तक 23 तक, एक बार 2013 का, 2011 जो एपीओ की पेपर्स हुए 2009 वाले, इनमें ऑब्जेक्टिव एग्जाम हुआ। उसके पहले सब्जेक्टिव एग्जाम प्लस इंटरव्यू, प्री मेंस इंटरव्यू वाला सारा थ्योरेटिकल एग्जाम होता था और उसके साथ इंटरव्यू होता था, मेंस प्लस इंटरव्यू सीधा। अब प्री के साथ मेंस है तो सिलेबस वही पैटर्न फॉलो किया जाएगा। आप जब उठा के देखोगे सेवा नियमों में संशोधन, वहाँ क्या लिखा हुआ है, सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी। ठीक है, सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी का क्या मतलब है कि आपसे कॉमन हिंदी और कॉमन अंग्रेजी पूछी जाएगी, ना कि आपसे निबंध वगैरह लिखवाए जाएंगे।
तो आपके ग्रामर वाला पोर्शन पे वो सीधा सा टच करेगा। मैंने पिछली क्लास में आपको पेपर भी शेयर किए थे कि इस पैटर्न पे आपका मेंस एग्जाम होने वाला है हिंदी और इंग्लिश को लेके। सिलेबस पे चर्चा कर लेता हूँ। कुछ क्वेश्चन आपको 50 नंबर का हिंदी का आएगा मेंस और 50 नंबर का इंग्लिश का आएगा, ठीक है। तो 50-50 मार्क्स 100 नंबर का लैंग्वेज का पेपर आपका होने वाला है मेंस के अंदर, ठीक है। प्री में तो 30 क्वेश्चन आएंगे, 15 हिंदी के 15 इंग्लिश के। प्री वही आएगा 70, जैसे आरजेएस का पैटर्न आता है, 70 आएगा लो का, 30 आएगा हिंदी और इंग्लिश 15-15 नंबर के। तो वहाँ 100 के 15-15 नंबर के हिंदी इंग्लिश होंगे, 100 नंबर के प्री एग्जाम में। मेंस एग्जाम के 400 में से 100 नंबर लैंग्वेज का होने वाला है, ठीक है। तो 100 नंबर का आपका मेंस एग्जाम होगा। मेंस एग्जाम में आपको संधि समास, संधि उपसर्ग प्रत्यय तीनों के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पहले पेपर में। मैंने पेपर का आपको, आप अंतिम वीडियो देखेंगे जो एपीओ को लेके मैंने बताया था कि हिंदी इंग्लिश के अंदर क्या आएगा, वहाँ मैंने आपको पेपर शेयर कर रखा है कि इस पैटर्न पे आपको पेपर देखने को मिलेगा। दूसरी चीज, शब्दों के प्रकार, तत्सम तद्भव देशज विदेशज शब्द, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अवयव, जो आपने जेलों में पढ़ा वो सारी चीजें इसके अंदर कवर होती है। कुछ चीजें अलग है मैं जिन पे चर्चा करूंगा। समश्रुत भिन्नार्थक शब्द हो सकते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द जो वन वर्ड होता है, या वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द भी कहीं टॉपिक में लिखा रहता है वो हो सकता है। प्रसर्ग, लिंग, वचन, काल, वृत्ति, ये आपके सिलेबस का पार्ट होगा। पर्यायवाची विलोम शब्द आपको देखने को मिलेंगे। शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, इस टॉपिक को बहुत इंपॉर्टेंट लगा लेना, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मेंस में दिए हुए आएंगे, ठीक है। शब्द दे देगा, इसका शुद्ध रूप लिखो। वाक्य दे देगा, इस वाक्य की अशुद्धियों को निकालते हुए शब्द शुद्ध वाक्य लिखो। मुहावरों लोकोक्तियों में आपको प्रयोग करवाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मुहावरे लोकोक्ति देखिए उनका अर्थ और उनका वाक्य में किस प्रकार प्रयोग किया जाएगा। पारिभाषिक शब्दावली से काफ़ी क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। ये कुछ नई चीज़ है जो आपके पेपर में आपको बिल्कुल देखने को मिलेगी, क्योंकि मेंस रिटर्न में है। और ये सारी छोटी छोटी चीज़ें, संधि 1 नंबर का क्वेश्चन डाल सकता है, ठीक है। संज्ञा वगैरह, समश्रुत शब्द वाक्य में प्रयोग की 1-1 नंबर के क्वेश्चन है। कितने डाल देगा संधि से? 2-3, उपसर्ग से 2, प्रत्यय से 2। तो ये पूरा सिलेबस 50 नंबर का पेपर ड्रॉ नहीं करेगा। इसमें आपको एक तो मिलेगा संक्षेप। संक्षेप का मतलब होता है किसी भी बड़ी बात को छोटी बात में कहना। एक पैराग्राफ आपको मिलेगा, पैराग्राफ होगा 100 शब्दों का। आपको कहेगा इस पैराग्राफ को केयरफुली पढ़ें और पढ़ने के बाद 1/3 शब्दों में इसका संक्षेपण करो। तो किसी भी चीज़ को पढ़कर उन्हीं शब्दों को उपयोग करते हुए या उनसे इतर कोई शब्द उपयोग करते हुए उस पूरे पैराग्राफ का भाव 1/3 शब्दों में समाहित होते हुए आपको उसका संक्षेपण करना है। पैराग्राफ का भाव नहीं बदलना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है संक्षेपण के अंदर। तो आपको 1/3 शब्दों में किसी भी चीज़ का संक्षेपण करने के लिए एक पैराग्राफ आपको दे दिया जाएगा। पल्लवन संक्षेपण का जस्ट उल्टा है। यहाँ आपको एक कोई भी छोटी सी बात लिख के दे दी जाती है कि अहिंसा परम धर्म है, ठीक है। एक शब्द दे दिया, अहिंसा परम धर्म है, और आपको कह देगा कि इसका पल्लवन कीजिए। या पल्लवन का मतलब होता है इस भाव का कि अहिंसा सबसे बड़ा धर्म होता है, इसको विस्तार कीजिए। तो आपको एक लाइन को 10 लाइनों में बदलना है। इस शब्द को व्याख्यात्मक करते हुए इसके ऊपर 100 शब्दों में पल्लवन करके लिखना होता है। पहला सुख निरोगी काया दे सकता है आपको, है ना। कुछ भी दे सकता है, एक शब्द दे देगा, एक लाइन दे देगा, उसी भाव को जो शब्द भाव कहता है उसका विस्तार करते हुए आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। क्यों है अहिंसा परम धर्म? क्यों इस धर्म पे आज भी, जैसे एक खबर आई सुबह ही उठते कि जैन समाज के जो संत हुआ करते थे विद्यासागर जी, वो ब्रह्मालीन हो गए, ठीक है। जैन समाज अहिंसा पर कितना विश्वास करता है, जीव जंतुओं पर कितना विश्वास करता है कि उन्होंने आजीवन दूध दही का सेवन नहीं किया। ये दिखाता है कि किसी जीव मात्र को दुख होने से उनको कितना दुख होता है। तो किसी भी चीज़ का मुख्य भाव लेते हुए उसका पल्लवन या भाव विस्तारण आपको करना है। हो सकता है कि आपको विभिन्न एप्लीकेशन सहायक अभियोजन अधिकारी के रूप में अदालत में लिखनी पड़े, तो आपसे पत्र लेखन के संबंध में भी एक आध 5 नंबर का क्वेश्चन डाल सकता है। पत्र लेखन संभावना है, क्योंकि पुराने समय पे ऐसा पूछा जाता रहा है। हिंदू अनुवाद आपको करवाएगा, किसी भी इंग्लिश पैराग्राफ को देकर उसका हिंदी अनुवाद आपसे करवाएगा, और एक 10 नंबर का 200 शब्दों का निबंध लिखाएगा।
10 अंक का एक 200 शब्दों में निबंध आपसे लिखवाया जाएगा। जुडिशरी से रिलेटेड कुछ भी टॉपिक हो सकता है, स्वतंत्र न्यायपालिका हो सकती है, त्वरित न्याय हो सकता है, ठीक है, किसी प्रकार का टॉपिक हो सकता है। तो ये हिंदी का सिलेबस आपका रहने वाला है, ठीक है। ऑफिशियल सिलेबस हो सकता है आपको दे, नोटिफिकेशन में हो सकता है कि आपको ना दे, पर प्री एग्जाम के लिए विशेष रूप से उनको सिलेबस फोकस करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको सिलेबस में मिलेगी, हो सकता है एक आध शब्द बता दे। संक्षेपण पलवन जरूर रहेगा, निबंध रहेगा, हिंदी ट्रांसलेशन रहेगी, संधि उपसर्ग प्रत्यय रहेगा, वाक्यांश और मुहावरे वगैरह, विलोम शब्द पर्यायवाची, ये शब्द हटा नहीं सकते, क्योंकि मेंस का पेपर इनके बिना डिजाइन करना बहुत मुश्किल काम है। इंग्लिश के सिलेबस पे जनरल चर्चा करता हूँ कि इंग्लिश में के सिलेबस में आपको क्या देखने को मिल सकता है। तो करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंसेस, टेंस पर बात होगी कि आपको एक टेंस, एक वाक्य दिया जाएगा, उसमें एरर ढूंढकर उसकी करेक्ट फॉर्म को लिखकर उस वाक्य में शुद्धि करना है। सिमिलर वर्ड्स सिनोनिम्स हो सकता है, एंटोनिम्स हो सकता है, अपोजिट वर्ड भी आपको देखने को मिलेंगे। करेक्ट फ्रेज और वर्ड्स आपको ठीक करने होंगे, किसी वाक्य में दे देंगे, वहाँ करेक्ट फ्रेज का यूज करना होगा या करेक्ट वर्ड का यूज करना होगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके सिलेबस का पार्ट होगा। टेंस पैसिव वॉइस के क्वेश्चन टेंस के आएंगे, पैसिव वॉइस के आने की संभावना है, कम है, आ सकते हैं, पर ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चंस आपको देखने के मिलेंगे। हो सकता है कि 50 नंबर का पेपर ड्रॉ करने में थोड़ी दिक्कत आए तो एक पैसेज डाल के वहाँ से 4-5 क्वेश्चन निकाल दे। तो हमें थोड़ा सा पैसेज पर भी प्रैक्टिस करनी होगी कि पैसेज आए तो उसके अंदर से क्वेश्चन के आंसर क्या। फ्रेजल वर्ब्स इडियम्स आपको पढ़नी पड़ेगी। एज क्वेश्चन नहीं आएगी तो भी किसी चीज़ में जैसे करेक्ट फ्रेज करना हो, वर्ड करना हो, तो वहाँ आपको ये चीज़ पढ़नी पड़ेगी। मॉडल्स आपके सिलेबस का पार्ट होगा। ये वही चीज़ है, प्रिसाइज करना, संक्षिप्त करना 1/3 शब्दों में। तो इंग्लिश में भी आपको एक पैराग्राफ मिलेगा जिसको 1/3 शब्दों में आपको प्रिसिप्ट प्रिसाइज करना होगा, संक्षिप्त करना होगा। ऐसे लिखना होगा 200 शब्द में। इलेबोरेट करना होगा 100 शब्द में। कोई भी एक वाक्य दे देंगे, एक लाइन दे देंगे, उसको 100 शब्दों में आपको पलवन करना होगा, इलेबोरेट करना होगा, विस्तार देना होगा, भाव का विस्तारण करना होगा। इंग्लिश ट्रांसलेशन की बात करें तो एक इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आपको देखने का मिल सकता है। डिटरमाइन, कोऑर्डिनेशन, सब कोऑर्डिनेशन, तो इंग्लिश में भी इतने टॉपिक्स आपको टच करके जाने पड़ेंगे। इनके बिना आपका रोड में बिल्कुल भी तैयार नहीं किया जा सकता है। तो 50-50 नंबर का हिंदी इंग्लिश सिलेबस पे हमने चर्चा की थी। 300 नंबर के लो पर हम चर्चा कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा पे आरजेएस प्री का पैटर्न है। 70 क्वेश्चन लो के, 30 क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश के, 15 हिंदी 15 इंग्लिश के वही आएंगे। मेंस में 4000 बच्चे पास होंगे लगभग, बैठेंगे मुख्य परीक्षा में। मुख्य परीक्षा 400 नंबर की होने वाली है, ठीक है। 400 नंबर की जब मुख्य परीक्षा होगी तो ये मुख्य परीक्षा ही आपका डिसाइड करेगी कि आप सेलेक्ट होते हो या नहीं होते हो। 400 अंक में से 300 अंक लो के हैं और 100 अंक है आपके हिंदी इंग्लिश के या लैंग्वेज के। क्या इसके लिए पैटर्न रहेगा, कैसे हमें तैयारी करनी है, अब उन सब प्रश्नों के बारी बारी से मैं आपको जवाब देते जाता हूँ, ठीक है। एक प्रश्न आपके दिमाग में है कि क्या पढ़े, कैसे पढ़े। क्या पढ़े, तो कानून बेयर एक्ट के रूप में लिखा होता है, हमारी विधायिका के द्वारा ये पारित किया जाता है। तो मूल चीज़ क्या है, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करते हो तो मूल चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। मूल चीज़ होती है बेयर एक्ट। बेयर एक्ट बेस्ड पेपर होगा, पूरा बेयर एक्ट से आएगा, तो आपको बेयर एक्ट तो पढ़ना ही पड़ेगा। फिर भी आप कहें कि बेयर एक्ट तो हम सालों से पढ़ रहे हैं फिर भी एग्जाम में पास नहीं होते, तो इसके लिए क्या फॉलो अप करना चाहिए। डायरेक्ट पढ़ते हो अच्छी बात है, पास होना नहीं होना पूर्ण रूप से हमारे हाथ में नहीं होता। मेहनत अच्छी करो, स्ट्रेटजी अपनी अच्छी अपनाओ। कई बच्चों को पता नहीं होता, मैं आपको आरजेएस मेंस की बात करना चाहता हूँ, ठीक है। जिन्होंने आरजेएस मेंस दे रखा है उनसे थोड़ी उनको पता है। आरजेएस मेंस में जब आप सीआरपीसी की बात करोगे तो सीआरपीसी के सभी सेक्शन नहीं पढ़ने होते। मेंस के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ कि सभी सेक्शन नॉट रिक्वायर्ड। क्या क्या छोड़ना होता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की जहाँ जहाँ काम आ गया, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की जहाँ जहाँ काम आ गया वो सारा काम आप छोड़ दो, क्योंकि आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनाना जा रहा है, वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के प्रोविजन नहीं करेगा। कौन से प्रोविजन की बात कर रहा हूँ,
आप प्रोविजंस पढ़ लो, 106 से लेकर 124 तक के छोड़ दो, 129 से ले लो और 153 तक पूरा पूरा छोड़ दो, ये प्रोविजन नहीं आएगी, ठीक है। और भी जहाँ जहाँ आपको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर्स नजर आएगी वो सारे प्रोविजंस नहीं आते, तो सेलेक्टेड चीज पढ़ना होती है जो मेंस के अकॉर्डिंग आएगी। अधिकतर बच्चे पूरी किताब याद करते हैं, किताबें, ठीक है, याद करना अच्छी बात होता है कि आप याद करोगे तो ही लिख पाओगे, पर सब कुछ याद नहीं करना होता, बहुत सेलेक्टेड लिखना होता है, ठीक। दूसरी बात करता हूँ कि वहाँ आप तैयारी करके जाते हो, आप कोई सा भी एक पोर्शन तैयार करके गए, एज आपने मेंटेनेंस को याद किया, बेरेक्ट से आपने मेंटेनेंस याद कर दिया, लगभग 125 से लेके 128 तक जाओगे आप, तो 10 पेजों का मटेरियल वहाँ पर है, आपने 10 पेज याद कर लिए, वहाँ मिलते हैं आपको लिखने के लिए 5 नंबर का क्वेश्चन आया और 2 पेज मिले, तो अब 10 पेजों की चीज़ को 2 पेज में समराइज करोगे तो आप कुछ ना कुछ पोर्शन छोड़ोगे, ठीक है। ये संभावना भी रहती है कि आप पूरे 10 पेजों को 2 पेजों में नहीं कर सकते, आपको संक्षिप्त में लिखना आना होता है, टू द पॉइंट लिखना होता है। क्या पढ़े, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। मैंने मेंस के लिए उदाहरण दिया है कि कई चीज़ों सत्य से भी आपको रूबरू होना पड़ता है कि क्या हम पढ़ रहे थे इतने सालों से, क्या गलतियां कर रहे थे, जो गलतियां हमें हमारी सफलता में बाधक हो सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि बेयर एक्ट के अलावा भी कुछ पढ़ना पड़ेगा। हाँ, बेयर एक्ट के अलावा आप रेफरेंस बुक पढ़ सकते हो। कौन कौन सी रेफरेंस बुक हो सकती है? सॉरी, आपको स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही होगी। हम्म। एम आई विजिबल? सॉरी, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, तो हाँ आगे बात बढ़ाते हैं। मैं बात कर रहा था आपसे। हम्म, ठीक है, अब तो टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। अब आगे चर्चा कर रहे थे कि क्या पढ़ना चाहिए, बेयर एक्ट पे हम बात कर रहे थे। बेयर एक्ट के अलावा और क्या पढ़ना चाहिए? कोई भी रेफरेंस बुक पढ़ सकते हो, ठीक है। रेफरेंस बुक किसी प्रकार की हो सकती है, हिंदी के लिए आप पढ़ रहे हो, लो फाइटर्स आती है, ठीक है, अच्छी बुक्स हैं। इंग्लिश में पढ़ रहे हो, सीएलए की अच्छी बुक्स आती है, समर्थ अग्रवाल अच्छी आती है। बट आपको सब कुछ पढ़ने के बाद भी सेल्फ मेड नोट्स तैयार करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे? अब तक तो बुकों से ही पढ़ रहे थे, सेल्फ मेड नोट्स की क्यों कह रहा हूँ मैं? रीजन है कि अब की बार वाले जो प्रॉब्लम्स थी उनसे हटके प्रॉब्लम आएगी। मेंस के अंदर 100 नंबर का लॉ आता है, ठीक है, क्रिमिनल का 100 नंबर का पेपर आएगा। 100 नंबर के पेपर में एक डिग्री की परिभाषा वो 3 नंबर में देते हैं जैसे, ठीक है। ये क्या दिया, डिग्री की परिभाषा उसने दी। कितना पेज देता है? 1.5 पेज देता है आपको, 3 नंबर का क्वेश्चन, 1.5 पेज दिया, आपने लिख दी। यहाँ पेपर है 300 नंबर का, यहाँ 100 नंबर के पेपर के लिए आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है, यहाँ 300 नंबर के पेपर के लिए आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा। तो पेपर अटेंड करना सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा कि कौन बच्चा 300 नंबर का पेपर 3 घंटे के अंदर अटेंड कर पा रहा है, ठीक है। 300 अंक का पेपर 3 घंटे में अटेंड करना बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। हमें लिखना भी होगा, पूरा आंसर भी सही से डिलीवर करना होगा, स्पीड भी मेंटेन करनी होगी, और कितनी वो जगह देता है, स्पेस देता है मेंस में लिखने के लिए, क्योंकि कॉपी हमारे जैसे 8th 10th में तो लाइनें आती थी कॉपियों में, वैसा नहीं आता। यहाँ क्वेश्चन लिखा है, 4 लाइनें दी, उसके बाद अगला क्वेश्चन प्रिंट होकर आता है, इन्हीं 4 लाइनों में आपका उत्तर समाहित होना चाहिए, ठीक है। टेस्ट सीरीज आपके सामने आएगी, आप देख लोगे कॉपी कैसे पैटर्न पे आपके सामने आती है। तो यहाँ बड़ा चैलेंज ये है कि 300 अंक का पेपर 3 घंटे के अंदर कैसे सोल्व किया जाए।
तो अगर आपके पास आपका सेल्फ मेड नोट्स नहीं है या अपनी रणनीति के हिसाब से जो आपने सोच में आंसर तैयार किए हैं वो आपके पास नहीं है, तो आप 300 नंबर का पेपर किसी भी हालत में 3 घंटे में अटेंड नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो, जिन्होंने मेंस दिया है, जो आरजेएस बने, फेल हुए हैं, जिन्होंने मेंस दे रखा है, उनसे पूछना कि क्या 100 नंबर का पेपर आप 3 घंटे में अटेंड कर पाते हो? नहीं कर पाते। अभी सबसे बड़ा चैलेंज आरपीएससी के लिए ये होगा कि वो 300 नंबर का पेपर 3 घंटे के अकॉर्डिंग डिजाइन कैसे करेंगे। क्या डिग्री की परिभाषा 10 नंबर में देंगे क्या? तो अभी उनके लिए भी चैलेंज है कि इस पेपर को 2 भागों में बांट के लिया जाए, पूरा लिया जाए, समय को कैसे डिवाइड किया जाए, क्योंकि टाइम और समय डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। पर हमें 300 नंबर का पेपर 3 घंटे में सोल्व करना है, तो एक पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, सेल्फ मेड नोट। ये कहाँ से बनेंगे, कहाँ से उपलब्ध होंगे? ठीक है, इसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा कि ये आएंगे कहाँ से, क्या चीज़ इसमें शामिल होनी चाहिए, क्या छोड़ी जा सकती है, उस पर भी साथ में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा, कैसे पढ़े। दूसरा क्वेश्चन था हमारा, कैसे पढ़े और क्या पढ़े। तो क्या पढ़े तो मैंने कह दिया, डायरेक्ट पढ़ सकते हो, रेफरेंस बुक पढ़ सकते हो, पर आपको नोट्स बनाने ही पड़ेंगे, चाहे डायरेक्ट से बनाओ चाहे रेफरेंस बुक से बनाओ। लो फाइटर, समर्थ अग्रवाल जैसी बुक आप प्रेफर करना चाहो, सारी पब्लिकेशंस की बुक अच्छी आती है। ठीक है, किसी की भी बुक खराब नहीं आती। लो में गिनी चुनी 8-10 पब्लिकेशन बुक निकालता है, सबकी बुक्स अच्छी आती है। पर बेस्ट होता है सेल्फ मेड नोट बुक। क्या होते हैं कि उस व्यक्ति ने किसी चीज़ को कैसे समझा, कैसे तैयार किया, और आपके नोट्स आपको समझ आ जाते हैं, उनकी बुक्स आपको समझ में नहीं आती। तो जो व्यक्ति खुद के लिए कोई चीज़ डिजाइन करता है उसको समझना आसान होता है। आप भी अपने नोट्स खुद तैयार करो, मदद हम लोग करेंगे आपकी कि क्या करना है, कैसे नोट्स तैयार होने, उस पर भी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेगा जवाब मिल गया। अब बात करते हैं कैसे पढ़े। पढ़ाई का पैटर्न फिक्स होता है कि आप जब भी किसी चीज़ को पढ़ते हैं, आप सभी सफल व्यक्तियों के इंटरव्यू देखे होंगे आपने, बड़ी बड़ी बातें अलग बात होती है, पर आप इंटरव्यू में एक कॉमन चीज़ पाओगे। 90% लोग एक कॉमन बात करेंगे कि 7 से 8 घंटे या 6 से 8 घंटे सफिशियंट समय होता है किसी भी पेपर को निकालने के लिए। पर इसमें एक चीज़ बहुत होती है, इम्पोर्टेंट होती है, कंटिन्यूटी। ठीक है, एक बात चलती है कि एक घड़े में पानी भर लो, पानी भर लो, रोज खाली होता है फिर एक लोटा डाल दो, फिर खाली होता है फिर लोटा डालते जाओ, जैसे वो सूखेगा पानी डालते रहोगे वो घड़ा बढ़ता जाता है, एक दिन अच्छा बढ़ जाता है, तो हमारी ज्ञान की परिपूर्णता पूर्ण होकर हम सिलेक्शन को प्राप्त हो जाते हैं। पर आपने पढ़ लिया, आधा उस मटकी को भर लिया, थोड़े टाइम बाद आपने पढ़ना बंद कर दिया, महीने भर किसी पारिवारिक प्रोग्राम में आप रहे हो, तो वो धीरे धीरे सूखने लग जाता है, और अंततः यह होता है कि वो घड़े में जो हमने पढ़ा था वो शून्य की ओर अग्रसर हो जाता है। तो हमें नियमित रूप से 6 से 8 घंटे की पढ़ाई करनी होगी। ठीक है, कैसे पढ़ना है। पढ़ने का पैटर्न एक सबसे अच्छा पैटर्न रहता है कि आप 6 घंटे किसी भी चीज़ को पढ़ो। किस माध्यम से पढ़ना ये आपके ऊपर है। 2 घंटे आपको रिवीजन पे देना, 6+2 का पैटर्न आप फॉलो करो। 6 घंटे किसी भी चीज़ को पढ़ो, 2 घंटे आपने कल क्या पढ़ा था उसको रिवाइज करो। 6 घंटे पढ़ो, 2 घंटे रिवाइज करो, ये पैटर्न है। आपके पास 8 घंटे नहीं है पढ़ने के लिए, 6 ही घंटे उपलब्ध है, पैटर्न थोड़ा सा बदल जाएगा, 4 घंटे पढ़ो, 2 घंटे रिवाइज करो। रिवीजन मस्ट होता है कि जब तक आपने किसी चीज़ को रिवाइज नहीं किया तब तक आप उस पर परिपूर्णता नहीं ला सकते। तो इसको रिवाइज को मफ्त करना है, रिवाइज करे बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। 6 से 8 घंटे का फिक्स शेड्यूल होना चाहिए, जीवन एक यंत्रवत रोबोट के रूप में काम करने लग जाए, इस प्रकार का आपको जीवन को बनाना है। ठीक है, एक पढ़ाई के बारे में जनरल बात चलती है कि हमारा फिक्स टाइम नहीं होता। फिक्स टाइम नहीं होता तो हमें पेपर निकालने में बहुत दिक्कत आती है। जब आप किसी चीज़ को फिक्स टाइम करते हो, खाने का आपका फिक्स टाइम है, ठीक है, 11 बजे आप खाना मांग लेते हो। नहाने का आपका फिक्स टाइम है, नहाते आओ, फिक्स टाइम पे हो कि इतनी बजे हमें नहाना है। तो नहाने, खाने का, पूजा करने का, सोने का, सबका फिक्स टाइम है, तो पढ़ाई का भी किया जा सकता है। शुरू के आपको 2 महीने शुरू में परेशानी आ सकती है फिक्स करने में टाइम। शुरू के 2 महीने आपको परेशानी आएगी, परेशानी आएगी। 2 महीने बाद आप यंत्रवत उस शेड्यूल में इतने बिजी हो जाते हैं कि आपको पता ही नहीं लगता कि आप मेहनत कर रहे हो, 6 से 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हो। आपको लगता है यही जीवन है, डेली सी रूटीन पे चलना है, 6 से 8 घंटे पढ़े, अपना क्लास देखी, ये किया, नोट्स बनाए, खत्म काम। तो
सेटअप करो, क्योंकि प्री एग्ज़ाम्स आपका जब कंडक्ट होना है, उस प्री एग्ज़ाम की डेट्स मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि दिसंबर में आपका प्री एग्ज़ाम क्लियर होगा। यू हैव सफिशिएंट टाइम फॉर प्रिपरेशन फॉर प्री एग्ज़ाम्स। पर दिसंबर में प्री होने के बाद मेंस जल्दी हो जाएगा, अप्रैल के अंदर मेंस होगा, तो प्री और मेंस की तैयारियां साथ के साथ ही आपको करनी पड़ेगी। दिसंबर में प्री एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा आरपीएससी। 2 महीने आप खुद से लड़ो, फिक्स टाइम मैनेज करने का प्रयास करो कि एक रूटीन टाइम होना चाहिए कि इतनी बजे उठेंगे, इतनी बजे नहाएंगे धोएंगे, इतनी बजे खाना खाएंगे, इतने से इतने पढ़ेंगे। वो टाइम शेड्यूल 2 महीने आप युद्ध करके एक बार बना लेते हो तो आपका जीवन रोबोट की तरह चलेगा। ये करना, वो करना, वो करना। आपने कभी किसी सरकारी जॉब करने वाले व्यक्ति को देखा, या अपने मम्मी पापा को देखो जो खेती करते हैं, उनका फिक्स रूटीन होता है, सुबह उठे ये किए वो किए, उनको लगता ही नहीं कि हम कोई चीज़ कर रहे हैं। पापा दिन भर खेत में काम कर रहे हैं, दिन भर नौकरी कर रहे हैं, उनका रूटीन काम है, उनको आदत हो गई। तो ये आदत 2 महीने के अंदर आपको डालनी कि हमें पढ़ने की एक आदत हो जाए। लगे ही नहीं कि हम पढ़ रहे हैं, हमारा अपना रूटीन काम, 4 घंटे पढ़ लिए, 2 घंटे रिवीजन कर लिया, 6 घंटे पढ़ लिए, ठीक है। तो ये एक पढ़ने का पैटर्न आप फिक्स टाइम बना लोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तैयारी का पैटर्न क्या होना चाहिए, कैसे तैयारी करें, इस पर चर्चा कर लेते हैं कि कैसे आपको तैयारी करनी है। तैयारी करने के लिए प्री एग्जाम्स को आप इग्नोर करो कि ऐसा कोई एग्जाम भी कंडक्ट होने वाला है। अगर आप मेंस एग्जाम निकालने की हिम्मत रखते हो कि आप मेन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मेंस एग्जाम की, इसकी आप एपीओ बनने के लिए मेंस एग्जाम डिसाइडेड, यहीं से 400 अंक आएंगे। अगर आप मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो प्री एग्जाम इसमें इंक्लूड होता है, ठीक है। तो आप जब प्री एग्जाम मेंस के अंदर ही इंक्लूड है, जब मेंस के लिए पूरा बेयर एक्ट आप अच्छे से पढ़ोगे, नोट्स बना लोगे, तो उसी के अंदर आपका प्री एग्जाम भी इजीली निकल जाता है। प्री एग्जाम में ये है कि आपको 30 नंबर वाला जो हिंदी इंग्लिश का पोर्शन है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि वहाँ से हम पिछड़ने नहीं चाहिए, क्योंकि लो में पिछड़ने की संभावना नहीं रहती। जब आप मेंस एग्जाम का 300 नंबर का लो तैयार करोगे तो आपको उसके अंदर प्री एग्जाम का बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी, आप बहुत अच्छा कर पाओगे। तो हिंदी इंग्लिश को लेकर एक विशेष आपको तैयारी करनी पड़ेगी। हिंदी इंग्लिश को लेकर भी कोई न कोई स्ट्रेटजी मैं आपके साथ अगले 7 8 10 दिनों में तैयारी करूँ, तैयारी के साथ आऊँगा कि आपको हिंदी अंग्रेजी के लिए क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए कि आपका काम इजीली निकल जाए प्री और मेंस एग्जाम में। मेंस एग्जाम की आपको तैयारी करनी है, प्री उसके अंदर ही इंक्लूड रहेगा। क्यों मैं मेंस एग्जाम की दे रहा हूँ, अधिकतर लोग कहते हैं कि यार पहले प्री तो निकले बाद में मेंस की बात है, हमारा तो ज़िंदगी में कभी प्री नहीं निकला। वो प्री निकालने वाले केवल प्री ही निकाल पाए हैं। मेंस एग्जाम के लिए जो आप मेंटली सेटअप रखोगे कि मेंस एग्जाम की ही क्यों तैयारी, इसलिए कह रहा हूँ कि जब बड़े की तैयारी करोगे तो इंक्लूड हो ही रहा है आपको, छोटी चीज़ तो अपने आप ही आ रही है। पूरा बेयर एक्ट आपको मेंस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, ठीक है, पूरा उसका नोट्स बनाने, तो उस नोट्स से प्री का क्वेश्चन बाहर कैसे जाएगा। और मान लो कि आपने कैसे न कैसे किसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव सीरीज ले ली, टेस्ट सीरीज ऑब्जेक्टिव में अपनाने लग गए, या हेडिंग हेडिंग याद कर ली, या जो टाइम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उनको इग्नोर करके आपने ऊपर ऊपर से भी पढ़कर प्री एग्जाम किसी प्रकार से पास कर लिया, तो फिर आप 4 महीने में मेंस एग्जाम की तैयारी सोच भी नहीं सकते कर पाओगे। 300 का पेपर होगा, नंबर आएंगे 30, ठीक है। मैंने अधिकतर को देखा है कि वो प्री की तैयारी करते रहेंगे, तो तैयारी मेंस की करेंगे, प्री इंक्लूड होगा। प्री एग्जाम पास कराना मेरी जिम्मेदारी है, मेंस के लिए मैं आपको पढ़ाऊंगा, मेहनत आपको करनी, मेरा सहयोग रहेगा। सहयोग और मार्गदर्शन दोनों चीज़ें रहेंगी। उसके अलावा मेहनत आपकी है कि कोई पास होता है फेल होता है, कोचिंग्स फोटो छाप देती है, कोई दिक्कत नहीं है। आज तक एक भी ऐसी कोचिंग नहीं है कि पास होने वालों के तो फोटो छाप देती है कि हो सकता है 50 में से एक बच्चा उनके पास हो गया हो, उस बच्चे की फोटो छाप देंगे। 49 बच्चों की हार की जिम्मेदारी कौन लेता है? 49 बच्चे हार गए, उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? ये कोई भी नहीं लेता। तो आप जीते हो, आप सफल हो, बात करेंगे। असफलता की कोई बात नहीं करता कि हाँ 49 बच्चे हार गए, मुझे एक की जीत की जगह 49 की हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो आप पढ़ो, आपका रोड मैप मैं बताऊंगा, आपको सहयोग मैं करूंगा, क्लासेज उपलब्ध कराएंगे, सारी चीज़ें होंगी, रूट आपको तय करना है।
तो मेंस की तैयारी पर हम फोकस करेंगे, नोट्स बेस्ड तैयारी होगी, रिटर्न पे प्रैक्टिस करेंगे कि जितना हो सकता है उतना रिटर्न पे प्रैक्टिस करना है कि रिटर्न का एग्जाम कैसे 300 नंबर का पेपर 3 घंटे के अंदर हम अचीव कर पाते हैं। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पर मैं बात करूँगा कि हिंदी और इंग्लिश वाली चीज़ आपको थोड़ा सा परेशान कर रही होगी कि लो तो हमें आता है, हिंदी इंग्लिश पे क्या करेंगे। हिंदी इंग्लिश प्रैक्टिस का ज़्यादा पेपर होता है कि रूल्स आप कितने भी पढ़ लो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक वो चीज़ आपके दिमाग में सेट नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि हमारा उनसे रोज रोज नाता नहीं है, लो हम पिछले 4 साल 5 साल से लगातार पढ़ रहे हैं। हिंदी इंग्लिश जब भी कोई वैकेंसी आती है तब पढ़ते हैं, उसके बाद हम उसको पढ़ना छोड़ देते हैं। तो हमें फोकस करना होगा प्रैक्टिस पर। प्रैक्टिस निकलती है टेस्ट के माध्यम से कि जितने ज़्यादा आप टेस्ट करोगे, एक बार आपको सिलेबस पढ़ना होता है किसी भी माध्यम से, चाहे कोचिंग ऑनलाइन ऑफलाइन या सेल्फ तैयारी करो, उसके बाद आपको सीधा सा आना होता है आपकी सब्जेक्ट पर। अब मैं बात करता हूँ मुख्य चीज़ कि हमें क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। स्ट्रेटजी पे बात करें कि पेपर कैसे पास होगा। अब तक तो क्या पढ़ना है, डायरेक्ट पढ़ना है, जवाब आ गया। कैसे पढ़ना है, तो 6+2 या 4+2 का स्ट्रेटजी अपनानी है। 6 घंटे पढ़ाई करो, 2 घंटे रिवीजन करो। फिक्स रूटीन सेटअप करना 2 महीने के अंदर। एग्जाम दिसंबर में होगा, प्री का बहुत समय हमारे पास 9 महीने का 10 महीने का टाइम है, अभी फरवरी चल रहा है, ठीक है। स्ट्रेटजी पे बात करते हैं कि क्या स्ट्रेटजी के लिए फॉलो अप करनी चाहिए। स्ट्रेटजी का सीधा सा एक रूटीन है कि 6 माह में आपको सिलेबस कंप्लीट करना होगा। 6 माह में सिलेबस कंप्लीट करना एक असंभव सी बात है, नहीं कर सकते, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं है कि 6 महीने में आपको सिलेबस करवा देगा। बिल्कुल मैं इस चीज़ को स्वीकार करता हूँ, मैं भी नहीं कहता कि 6 महीने में सिलेबस हो जाता है। सिलेबस लेंथी है, नहीं होगा। जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उनके लिए 6 माह में सिलेबस कंप्लीट करना बहुत बड़ी बात नहीं। जिन्होंने जेलों की तैयारी की है, आरजेएफ दिया है, उनके लिए 6 महीने के अंदर सिलेबस कंप्लीट करना बहुत छोटी बात है, क्योंकि 2 से 3 बैरेक्ट तो उनको अच्छी तरह से याद है। 2-3 और 2 बैरेक्ट के बराबर की और पढ़ाई है जो 6 महीने में कर सकते हैं। जैसे सिलेबस कंप्लीट होता है तो आपके जो डेट आ जाती है प्री की, तो प्री से 2 मंथ पहले आप ऑब्जेक्टिव बेस पर काम करेंगे, ठीक है। 2 मंथ बिफोर आपको क्या किस चीज़ पर काम करना, ऑब्जेक्टिव पर। ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्टिव पर आपको काम करना है 2 महीने पहले से। उससे पहले आपको मेंस पर काम करना है। डेली रिटर्न्स की प्रैक्टिस पर हम ध्यान देंगे कि क्या क्वेश्चन आ सकता है, क्या इस पर हमें आंसर देना है। अब जीरो लेवल की बात, जो पास आउट है वो क्या करें। पास आउट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि डायरेक्ट याद होना चाहिए। डायरेक्ट याद कैसे किया जाता है, याद करने की 2 कला हो सकती है। एक, आप मनन को फॉलो कर लो कि किसी भी चीज़ को मन ही मन में बार बार दोहराते रहना। दूसरा होता है कि आंख बंद करके उस चीज़ को 10 बार बोलो। आंख बंद करके क्या बोलो, उसी चीज़ को 10 बार बोलो कि राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है। आंख बंद करने के बाद वाले के साथ एक समस्या रहती है कि जब उससे अंदर की कोई ऑब्जेक्टिव बात पूछ लो या कंसेप्ट वाली बात पूछ लो तो वो बिखर जाता है, वो जवाब नहीं दे पाता। पर मनन करने वाले के साथ ये रहता है कि वो उस चीज़ को पढ़ता है, समझता है, उसके बाद उसको बार बार मन में दोहराता है, तो उसके कंसेप्ट भी क्लियर होते हैं और ऑब्जेक्टिव भी गलत होने की संभावना नहीं रहती। तो डायरेक्ट आपको याद करना है। जीरो लेवल से चलते हो, रोज के 5-5 सेक्शंस भी आप याद करोगे तो भी ये ज़्यादा लंबा रोड मैप नहीं है, ठीक है। एक साल के अंदर, मैं 10 महीने की बात करूँगा, 300 दिन होते हैं। अगर आप रोज के 5 सेक्शन भी याद करते हो, ठीक है, या मल्टीप्लाई, तो आप 1500 सेक्शन याद कर सकते हो। इतने का तो पूरा आपका कोर्स ही नहीं है। आप अगर दिसंबर में सोचो तो दिसंबर तक आपको 1500 सेक्शंस याद होगा, इतना तो पूरा लॉ का कोर्स ही नहीं है। इतनी तो पूरी लॉ में धारा ही नहीं है एपीओ के अंदर, ठीक है। 350 धाराएं तो माइनर एक्ट की है, 167, 511 और 484 उसमें और इंक्लूड कर लो, तो लगभग मिला के 1400 के आसपास धाराएं आपके। 1400 सेक्शंस की आपको टोटल एपीओ में 1400-1500 सेक्शन है, तो 1400-1500 सेक्शंस आप पूरे 10 महीने में आराम से याद कर सकते हो। जीरो लेवल के साथ यही दिक्कत है कि उसको शुरू से स्टार्ट करना है, तो उसको बेसिक
डायरेक्ट को एक बार याद करना पड़ेगा। हर व्यक्ति जो मेंस रिटर्न में जाएगा तो लिखेंगे क्या, लिखने से पहले आपको याद होना चाहिए कि आपको बेसिक चीज़ तो याद है। बेसिक क्या होता है, डायरेक्ट बेसिक होता है, तो बेसिक चीज़ को आपको याद करना ही पड़ेगा। रोज के 5 सेक्शन बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, इजीली याद हो जाते हैं। 4 घंटे 3 घंटे शुरू में आपको 5 5 6 6 घंटे लगेंगे, बाद में एक बार प्रैक्टिस में आने के बाद आप 2 से 3 घंटे में रोज के सेक्शंस याद करके छोड़ दिया करोगे, इतनी हैबिचुअल हो जाते हो आप सब्जेक्ट के साथ। तो हमारा फर्स्टली प्रोसेस रहेगा कि हम सिलेबस को कंप्लीट करने का प्रयास करें 6 महीने के अंदर। नहीं होता तो हम फॉलो करेंगे कि हम 9 महीने के अंदर सिलेबस को कर दें। मैं साथ में आपको स्ट्रेटजी के साथ कुछ अनाउंसमेंट भी साथ में चर्चा करते चलता हूँ कि मैं क्या क्या आपके लिए करने का कोशिश है। ठीक है, मैं 3 चीज़ों पे आपके लिए काम कर रहा हूँ। मैं प्री के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की क्लास या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की एक सीरीज लेके आना चाहता हूँ। ठीक है, मेंस एग्जाम हम डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं। मेंस पर डेली जो क्लासेज होगी वो मेंस एग्जाम को फोकस करते हुए कंडक्ट करेंगे। हमारे क्लास पे क्या फोकस होगा, डेली फिक्स टाइम पे लाइव स्ट्रीमिंग पर क्लास चलेगी। ठीक है, लाइव स्ट्रीमिंग पे क्लास, आपको कोई भी दिक्कत आती है आप कमेंट कर सकते हो। फिर भी मैं एक ऑप्शन और दूंगा, पोल रेज करके 1 2 दिन में आपको डाल दूंगा। आप लाइव स्ट्रीमिंग के अलावा अदर ऑप्शंस के रूप में गूगल मीट को फॉलो अप कर सकते हैं कि हम गूगल मीट पर भी क्लास कंडक्ट कर सकते हैं। वहाँ आप डायरेक्ट बोलकर जवाब दे सकते हो। लाइव स्ट्रीमिंग गूगल मीट दोनों में से एक ऑप्शन आपको डेली क्लासेज का दिया जाएगा। डेली क्लासेज मेंस को फोकस करते हुए नोट्स बनवाने पे और किस प्रकार का आंसर राइटिंग हमें करना है मेंस के दौरान, उस पर फोकस किया जाएगा कि डायरेक्ट की लैंग्वेज में से सिर्फ इतनी सी बात लिखनी है, ये केस लॉज साथ में लिखना है, ये इफेक्टिव आंसर हो सकता है। तो प्रत्येक चीज़ को फोकस करते हुए डेली क्लासेज में कंसेप्ट को क्लियर करा के नोट्स बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। तीसरा, टेस्ट सीरीज की ओर बात करता हूँ। टेस्ट सीरीज दोनों प्रकार की, प्री के लिए और मेंस के लिए दोनों प्रकार की टेस्ट सीरीज पे हम काम कर रहे हैं कि दोनों प्रकार की टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करा सकें। प्री ऑब्जेक्टिव क्लासेज में स्टार्ट में लेके नहीं आऊँगा। प्री के लिए 2 महीने 3 महीने बाद जैसे एग्जाम डेट आ जाएगी तब से हम ऑब्जेक्टिव सीरीज शुरू करेंगे प्री के लिए। डेली क्लासेज में 25 फरवरी से स्टार्ट करूँगा। एक बैनर पोस्टर्स में शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ एक आध दिन में, आप अधिकतम लोगों तक पहुंचाइए। ये टोटल क्लासेज पे किसी प्रकार का चार्ज नहीं है, फ्री ऑनलाइन क्लासेज आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। ठीक है, यही पैटर्न रहेगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इतना सा तब्दीली हो सकती है कि यहाँ पे आपको मेरा फेस और नज़र आ सकता है, बाकी क्लास का पैटर्न यही रहेगा। मैं लिख के पढ़ाऊँगा सारी चीज़ें, यहाँ पर आपके क्वेश्चन होगा या आंसर ड्रॉ करके दिखाऊंगा, या इस पर आपका डायरेक्ट स्क्रीन चलती रहेगी, उसमें पढ़ाता रहूँगा कि ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे, समझाते हुए आपको पढ़ाते रहूँगा। यही हम स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे। तो डेली क्लासेज में आपको नोट्स बनवाया जाएगा, नोट्स अगले दिन टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। मैं आपको टेलीग्राम का लिंक भी दे देता हूँ, आप टेलीग्राम पर भी सेम नेम से, यही नेम है जो डिलीवर लो, इसी नाम से आपको मिल जाएगा ग्रुप बना हुआ, उसको डिलीवर लो को ज्वाइन कर लो। आगे की सारी जितनी भी गतिविधियां डिलीवर लो के द्वारा की जाएगी, कब से क्लास स्टार्ट हो रही है, क्या पोल रेज किया जा रहा है, कहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्या पढ़ना है, डायरेक्ट की पीडीएफ वगैरह है, नोट्स है, सारी चीज़ें यहीं पे प्रोवाइड आपको करवाई जाएगी। किसी भी माध्यम से आपको डिलीवर लो से संपर्क करना है तो टेलीग्राम ही यूट्यूब के अलावा सेकंड ऑप्शन है, तो आप डिलीवर लो चैनल को ज्वाइन कर सकते हो यहाँ से। दूसरी चीज़ मैं बात कर रहा था आपसे कि मैं 3 चीज़ें प्रोवाइड करा रहा हूँ। मैं एक बार इसकी स्क्रीन को साफ कर देता हूँ। तो प्री ऑब्जेक्टिव सीरीज शुरू करेंगे, लगभग 2 महीने बाद से शुरू करेंगे। हालांकि मेरे पास अभी भी स्लाइड्स रेडी हैं,
टेस्ट सीरीज पे काम चल रहा है। टेस्ट सीरीज लगभग तैयार हो जाएगी, महीने भर बाद ही टेस्ट सीरीज तैयार कर देंगे। उसके बाद हमारा काम बचेगा, डेली क्लासेज मेंस के बेस पे चलेगी, और जैसे ही 2 महीने कंप्लीट हो जाते हैं हमारी क्लास को, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव की एक सीरीज शुरू कर देंगे, ताकि जो प्री एग्जाम पास करने को लेकर आपके मन में डर है वो ऑब्जेक्टिव के माध्यम से निकलता जाएगा। जिन डायरेक्ट को हम मेन क्लास में पढ़ेंगे उन डायरेक्टों पर ही आपका प्री एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। हम्म तो हमारी क्लासेज, फ्री क्लासेज में क्या क्या शामिल होगा उस पर बात करते हैं। पहले हम मेंस के अकॉर्डिंग क्लास लगाएंगे। ये डायरेक्ट पे बेस क्लास होगी। इसमें 3 चीज़ों पर फोकस होगा कि बेरेक्स को कंसाइज कैसे करते हैं, छोटा कैसे करते हैं, कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, उसी को कवर करते हुए उन्हीं चीज़ों पे फोकस करेंगे जो मेंस के अकॉर्डिंग एग्जाम में आएंगे। ऑब्जेक्टिव प्री एग्जाम निकालने के लिए हम ऑब्जेक्टिव क्लास की जो शुरू करेंगे उसी क्लास पर फोकस करेंगे। 2 महीने बाद ऑब्जेक्टिव क्लास शुरू होगी, उसी पर फोकस करते हुए ऑब्जेक्टिव एग्जाम आपका निकलवा देंगे प्री का। ठीक है, वहाँ से आपको चिंता करने की, एक बैरेक्ट से जितने क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं सारे उस क्लासेज में कवर करेंगे। रोज के 60-60 क्वेश्चन 1-1 घंटे की वो क्लासेज होगी। डेली वाली क्लासेज फिक्स टाइम पर या तो लाइव स्ट्रीमिंग पे क्लास आएगी। लाइव स्ट्रीमिंग का ये फ़ायदा है कि आप चलती क्लास में कमेंट करके कोई कंसेप्ट आपका नहीं समझ आता है आप पूछ सकते हो, या गूगल मीट पे वो क्लास कंडक्ट करेंगे। ठीक है, जैसी भी टेक्निकल टीम हमें सपोर्ट करती है मैं पोल रेज कर दूंगा, आपको जो ठीक लगे। फिक्स टाइम होगा क्लास का, ऐसा नहीं है कि आज वीडियो आ गया नहीं आ गया, फिक्स डेली का फिक्स टाइम होगा। शाम को 7 या 8 PM का टाइम रखूँगा मैं, रेज कर दूंगा पोल, उसमें आप बता दो आपके लिए कौन सा कंफर्टेबल टाइम हो सकता है। मेंस के डेली डायरेक्ट को पढ़ेंगे, डायरेक्ट को पढ़ने के बाद उसके शॉर्ट नोट तैयार कराएंगे। अपने आप नोट्स तैयार करो, कंसेप्ट क्लियर करो, मेंस एग्जाम के अकॉर्डिंग। टेस्ट सीरीज लगभग 2 महीने बाद, 1 महीना तो बनने में लग जाएगा, उसके बाद पहले प्री की टेस्ट सीरीज, उसके बाद मेंस की टेस्ट सीरीज के को सोल्व करेंगे। ये हमारी प्रैक्टिस को बढ़ाएंगे। प्री और मेंस के अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज आपके सामने होगी। ये सारा फिक्स रूटीन फिक्स टाइम पे सेटअप चलेगा। कौन सा सब्जेक्ट आप पहले पढ़ना चाहते हो, आईपीसी पढ़ना है या नए आर्म्स एक्ट पढ़ना है, या आपको एक्साइज एक्ट पढ़ना है, इसके लिए भी मैं एक पोल रेज करके छोड़ दूंगा। वो आपको उस पोल के अकॉर्डिंग मैं सब्जेक्ट डिसाइड करूंगा कौन सा पढ़ाना शुरू करना है। ये सब कुछ 25 फेब से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। 25 फेब को शाम को 7 या 8 बजे पे जो भी टाइम आप फिक्स करेंगे उससे आपकी क्लास शुरू होने वाली है। मैं एक पोस्टर बैनर शुरू कर ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी। आप अधिकतम लोगों तक, जो नीडी लोग हैं जो 70-80 हज़ार फीस दे के नहीं पढ़ सकते, उनको पहुंचा सकते हो। आप क्लास देखिए, 4-5 क्लास संतुष्ट होते हो ठीक है, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये क्लास फ्री में है तो आपको क्वालिटी प्रोवाइड नहीं करवाई जाएगी। क्लास में कुछ मेंबर्स हमारे अभी जेलो एग्जाम्स में इंटरव्यूज में बिजी हैं, जैसे वो फ्री हो जाएंगे तो फैकल्टी और बढ़ा देंगे तो क्लास का टाइमिंग और क्लासें भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अभी फैकल्टी जेलो एग्जाम्स में बिजी है, जैसे वो फ्री होते हैं तो क्लास एक की जगह 2 भी की जा सकती है। अभी हम एक ही क्लास का वादा करते हैं कि 25 फेब से नियमित टाइम पर आपकी डेली एपीओ एग्जाम की तैयारी के लिए मैं क्लास शुरू करवा रहा हूँ। टोटल फ्री है, किसी चीज़ का हम चार्ज लेने नहीं जा रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव हो मेंस हो, तो इस सीरीज में हो सकता है कि प्रिंटेज वगैरह कुछ चार्जेज हो, तो मिनिमम चार्ज पे मैं प्रोवाइड कराऊंगा। कोशिश रहेगी कि फ्री ही आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाए। ठीक है, अगर इतना ही चार्ज रहा कि मैं खुद एडजस्ट कर सकता हूँ तो फ्री में करवा देंगे। अगर थोड़ा बहुत हुआ तो एक मिनिमम चार्ज पर आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाई जा सकती है। एग्ज़ाम की तैयारी आज से लेकर दिसंबर तक के लिए फिक्स 3 से 4 दिन 5 दिन, जब तक मैं 25 फरवरी तक क्लास स्टार्ट करता हूँ, आप अपना रोड मैप तैयार कीजिए। मेरा रोड मैप है कि मैं क्या करूँगा आपके लिए, आपका खुद का अपना रोड मैप होना चाहिए।
नई स्टार्ट किया है, ठीक है। अच्छे से पढ़ेंगे। आप लोगों की जिम्मेदारी है कि ये सूचना कि ऐसा कोई क्लास स्टार्ट होगी दिसंबर तक, लगातार एपीओ पर हम फोकस कर रहे हैं, फिर एग्ज़ाम, फिर मेंस एग्ज़ाम पे, तो आप लोगों तक जानकारी पहुंचाएंगे। अधिकतर लोगों को, जो नीडी पर्सन है उनको जोड़िए और क्लास में अधिकतम उपस्थिति बनाकर अपना रूटीन सेटअप कीजिए, ठीक है। लगभग मुझे लगता है कि आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। जीरो लेवल वालों को कहूँगा थोड़ा संयम के साथ वेरेक्ट को याद करना सीखिए। फिर भी कोई दिक्कत होगी तो मैं आपके साथ बनाऊँ, गूगल मीट पे आप पर्सनली कन्वेंस कर सकते हो, ठीक है। एज ए मेंटर, एज ए सहयोग, क्लासेज के रूप में भी सहयोग करूँगा, निजी रूप से भी मेंटर के रूप में मैं आपको सहयोग करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। धन्यवाद डिलीवर लो से जुड़ने के लिए आप सभी का। 25 फरवरी को तैयार हो जाइए, शाम को एक शानदार क्लास से हम अपना आगाज करेंगे। एपीओ के लिए तैयारी जीत के लिए होनी चाहिए, ठीक है। मोटिवेशन जैसा कुछ नहीं होता है, खुद का 4 से 5 दिन मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आप लोग, आपको मेंटली तैयार कर सको कि क्या हमें करना है, कैसे हमें करना है, हमारा रूटीन क्या होना चाहिए, खुद पर फोकस करके। बाकी चीज़ें पढ़ाना हमारा काम है, खुद का पढ़ना मैं कितना ही पढ़ा दूँ। यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे दर्जे के बहुत अच्छे टीचर पढ़ाते हैं, कुछ फ्री में पढ़ाते हैं, चाहे 15 दिन में एक बार क्लास आती है, नहीं आती, कोई पेड पढ़ाता है, अच्छे से अच्छे मिलेंगे, बहुत अच्छी फैकल्टी। पर रूटीन आपका खुद का नहीं है तो कोई भी आपको पास नहीं करा सकता। तो सबसे पहले आपके रूटीन पर फोकस कीजिए कि आपका रूटीन किस प्रकार का आप सेटअप कर पाओ, कि आप अपना काम स्वयं के स्तर पर मेहनत कैसे कर पाते हो। पढ़ तो आप कहीं से भी लो, वही लो है, वही कंसेप्ट है जो आप सब जगह से पढ़ते हो। तो धन्यवाद। 25 फरवरी को मिलते हैं शाम को पहली क्लास के साथ। आपको ये पहल पसंद आई हो तो डिलीवर लो को सब्सक्राइब करके और अधिकतम लोगों के बीच शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद।